टू माय चैनल बिट्स ऑफ बायोलॉजी। सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, और आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है कैटेगरी 1 में हुआ हो, कैटेगरी 2 में हुआ हो और कैटेगरी 3 में हुआ हो। एक बार सीएसआर नेट क्लियर हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बारे में हमें कहीं पे भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। यही प्रॉपर गाइडेंस में इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए। हर एक चीज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया आ जाए और आप आराम से जो है इंटरव्यू के लिए जा सके। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। मैं बिल्कुल बेस से शुरू करती हूँ। मैं सबसे बेस में यहाँ पर चलती हूँ कि जब भी हम सीएसआर का रिजल्ट निकालते हैं सीएसआर वाले, तो उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक होती है कैटेगरी 1, एक होती है कैटेगरी 2 और एक होती है कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो है उसमें आपको जेआरएफ मिलता है। इस जेआरएफ का मतलब क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको या तो सीएसआईआर की तरफ से या फिर यूजीसी की तरफ से फेलोशिप मिलती है। दोनों ही फेलोशिप सेम होती है, कुछ डिफरेंट नहीं होती, और दोनों में ही आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? फेलोशिप मिलती है। सेकेंड होता है जिसमें आपका होता है नेट एग्जाम क्लियर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो। और थर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पीएचडी ओनली। इसमें यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है, आपको कोई जेआरएफ नहीं मिलती है फ्रॉम सीएसआर यूजीसी, पर आपको कोई भी जेआरएफ नहीं मिलेगी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप सीएसआई और यूजीसी की तरफ से नहीं मिलेगी। अब प्रश्न सबसे पहले हम इसका बात करते हैं कि जो स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड कैटेगरी से हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैम हम पीएचडी करना चाहते हैं तो क्या हम पीएचडी नहीं कर सकते? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आप पीएचडी आराम से कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, क्या हमें पीएचडी ऐसे करनी चाहिए कि जिसमें हमें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे? क्योंकि जेआरएफ तो हमें मिल नहीं रहा है, तो क्या हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा? ऐसा भी नहीं होता है। आपको स्टिल जो है फेलोशिप मिल सकती है। अब वो फेलोशिप किस तरीके से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ, लेकिन आपको सीएसआर यूजीसी की तरफ से डायरेक्ट कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, जेआरएफ की तरफ से कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। वो कैसे मिलेगी मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में क्लियर है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हम यूनिवर्सिटीज का देखें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर एडमिशंस आते हैं, एडमिशंस निकलते हैं। आप लोगों को पता होगा साल में 2 बार एडमिशन फॉर्म्स निकलते हैं, एक जून जुलाई में के लिए और एक दिसंबर के लिए। ये जो एडमिशन के फॉर्म्स निकलते हैं, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों? अप्लाई करना होगा कि आपको यहाँ पर पीएचडी के लिए एडमिशन चाहिए, आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अब ये जो यूनिवर्सिटीज है, जब आप इन्हें अप्लाई करते हो तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, और फिर आपको किस चीज के लिए बुलाया जाएगा? फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि अगर आप यहाँ पर उनके हिसाब से सही हो तो आपको बिल्कुल बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर इधर यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली लिखा है कि इनको जेआरएफ ही चाहिए या फिर इन्हें ऐसा कोई बंदा चाहिए जिसकी खुद की फेलोशिप है, यानी कि जेआरएफ की फेलोशिप है, तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जिसने सीएसआर क्लियर किया है या फिर जिसके पास खुद की फेलोशिप नहीं है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, और कुछ मेंशन नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एडमिशन के थ्रू अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब इस कंडीशन में आप यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में देखो कि उस यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च चल रही है, उस रिसर्च में आप इंटरेस्टेड भी हो ना। पता चला आप अप्लाई कर रहे हो, पता चला कि उस लैब में आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे चेक करो कि क्या रिसर्च चल रही है, वहां पर कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं जो वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके बारे में देखो कि जो वो प्रोफेसर है वो वहां पर क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई रिसर्च आपकी रिसर्च के साथ मेल खाती है, क्या उनकी कोई भी रिसर्च आपके ऐसे रिसर्च है जो आपको बहुत अच्छा लगता है उनके रिसर्च पे। उन प्रोफेसर्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, उन प्रोफेसर को अच्छे से स्टडी करो कि वो क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो आपके रिसर्च के साथ मैच हो रहे हैं क्या। अगर आपको लगता है कि हाँ वो हो रहे हैं और आपने यहाँ पर उधर अप्लाई भी कर दिया, तो सेकेंड स्टेप आप क्या करो? सेकेंड स्टेप, आप इन प्रोफेसर को मेल करो। आप इन प्रोफेसर को मेल करो कि सर आई एम दिस दिस दिस, मैं आपकी इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपको पॉसिबल है तो आप उनके साथ स्लैश जाकर मिलके भी आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको पॉसिबल है तो आप जरूर मिलके आओ, क्योंकि इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, हो सकता है कि वो प्रोफेसर आपको कुछ पॉजिटिव रिप्लाई करे, हो सकता है वो आपको रिप्लाई नहीं करे, हो सकता है कुछ नेगेटिव हो। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि कल जब आप जाकर इंटरव्यू के लिए बैठोगे, अगर आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो,
तो शॉर्टलिस्ट में जब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो इन प्रोफेसर को डेफिनेटली याद होगा आपके बारे में कि यस आप ये स्टूडेंट हो, उनको याद रहेगा। तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अपर हैंड दे सकता है, बिकॉज उन प्रोफेसर को याद रहेगा, इतनी सारी एप्लीकेशन फॉर्म में उन्हें ध्यान रहेगा कि भाई इस स्टूडेंट ने तो मेरे से कांटेक्ट किया था और इसकी जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मेरे साथ मैच भी करती है। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली डेफिनेटली एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर मेल करो। अगर प्रोफेसर भी आपको इंटरेस्टेड होगा, प्रोफेसर को लगता है कि यस मुझे ये स्टूडेंट लग रहा है, तो उनका रिप्लाई आएगा। अगर नहीं भी आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, ये ज्यादातर कहाँ पे हो सकता है, ये ज्यादातर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है इनमें यहाँ पर ये चीज हो सकती है। ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इस तरीके से जा सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है जैसे कि जो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो यहाँ पर क्या करती हैं, वो यहाँ पर अपना खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। कुछ कुछ ही है बट वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है कि आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होता है। सेम इस कंडीशन में भी जब आपने अप्लाई किया और आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो सेम वहां पे जो प्रोफेसर है जिनके साथ आपकी रिसर्च मैच करती है उनको आप यहाँ पर मेल कर सकते हो, आप उनको मिलकर आ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली उनको मिलकर भी आ सकते हो। और अगर हम यहाँ पर देखें, बहुत ऐसी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट यूनिवर्सिटीज होती है, रेयरेस्ट में बोल रही हूँ यूनिवर्सिटी, आजकल तो वैसी यूनिवर्सिटी खैर बहुत कम रह गई है जो डायरेक्ट आपको बुलाती है इंटरव्यू के लिए, जो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी कि भाई आप आ जाओ डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। बट ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज होती है वो CSIR या फिर आपके पास कोई और एग्जाम है जैसे कि गेट, DBT, कोई ना कोई एग्जाम आपका एटलीस्ट नेशनल लेवल एग्जाम जो है क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपका नेशनल लेवल एग्जाम एटलीस्ट कोई तो क्लियर होना चाहिए, भले वो किसी भी कैटेगरी में क्लियर एटलीस्ट होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप जो है वो अप्लाई करोगे। सेकेंड चीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे भी होती है जब आपने अप्लाई कर दिया इसके बेसिस पे, फिर वो आपका एंट्रेंस एग्जाम ले सकती है, तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो आपका एंट्रेंस एग्जाम लेती है तो उसमें काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती है जिनके पास खुद की फेलोशिप होती है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास JRF वगैरह नहीं भी है, जैसे आप LS से हो, तो अगर आपके पास JRF नहीं भी है तो वो आपको अपनी खुद की फेलोशिप भी दे सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपका JRF है तो JRF की कंडीशन में ये पक्की बात है कि कोई एंट्रेंस नहीं होगा। अगर आपने JRF क्लियर कर रखा है उस कंडीशन में तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बैठोगे, क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास आपकी खुद की फेलोशिप है, तो उस कंडीशन में आपको किसी और एग्जाम के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास LS है, अगर आपके पास कैटेगरी 3 है, अगर आपके पास कोई और एग्जाम है जिसमें JRF आपको नहीं मिलता है, तो उसमें ऐसा हो सकता है आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़े, क्योंकि उस कंडीशन में फिर आपके पास फेलोशिप नहीं है। आप किससे फेलोशिप लोगे, उस यूनिवर्सिटी से फेलोशिप लोगे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर उस एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ सकता है। बट इसमें जो बेस्ट होता है वो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है वो यहाँ पर प्रोफेसर से कांटेक्ट करो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल याद रहेगा कि हाँ जी ये जो स्टूडेंट है इसने यहाँ पर एफर्ट डाला था, यहाँ पर उन्हें डेफिनेटली ये चीज जो है दोस्तों याद रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज याद रखना, जब भी आप प्रोफेसर को मेल कर रहे हो या उनसे जाके मिल रहे हो, तो अपने जितने भी पॉइंट्स हैं, आपकी जो CV वगैरह होगी उसमें आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका नेट क्लियर है, LS क्लियर है, पर आपकी रैंक जो है वो 19 है, 20 है, 5 रैंक है, भले ही आपके पास JRF नहीं है, बट आपका यहाँ पर नेट क्लियर है, आपका यहाँ पर कैटेगरी 3 क्लियर है, तो उसको एक बहुत अच्छे से हाईलाइट करो, क्योंकि वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं उस प्रोफेसर को लगेगा कि हाँ भाई इसका ये एग्जाम तो क्लियर है, तो वो आपको एक पॉजिटिव चीज देगा ना, आपको एक पॉजिटिव चीज देगा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर इसके साथ जा सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कभी कभी ये हो जाता है कि हमारा नेट क्लियर है, हमारा जो है PhD ओनली क्लियर है। अब इस कंडीशन में जब आप प्रोफेसर को कॉन्टेक्ट करते हो ना, तो प्रोफेसर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर 1 साल या 6 महीने के प्रोजेक्ट में रख ले। 1 साल या 6 महीने के प्रोजेक्ट भी उनके होते हैं, इसमें आपको यहाँ पर रख सकता है। आप ये प्रोजेक्ट करते हो, फिर आप क्या हो गए, आप इस यूनिवर्सिटी के इंसाइडर हो गए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ये हो सकता है कि उसके बेसिस पे फिर आपको यहाँ पर PhD में एडमिशन मिल जाए प्रोजेक्ट के थ्रू। तो आप यहाँ पर जब इनको प्रोफेसर्स को जब आप मेल करके आप प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में आते हो, तो आपको इस तरीके के प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम हमें रिसर्च में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमें PhD के लिए जाना है, उस कंडीशन में आप इन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ सकते हो।
इन प्रोजेक्ट से आप इन प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में आओगे, आपको ये भी पता चलेगा कि आपको रिसर्च में अच्छा लगता भी है या नहीं अच्छा लगता, आप इस रिसर्च में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं हो, और उसके थ्रू यहाँ पर जो है आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार फिर से कुछ-कुछ पॉइंटर्स कर देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे गाइड को, लैब को। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप अपने गाइड और प्रोफेसर को सर्च करो जो इसके साथ आपका रिसर्च मैच कर। अब इस कंडीशन में आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये भी पढ़नी होगी, उनके जो रिसर्च पेपर हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि प्रोफेसर जो है वो ये चाहेगा, अगर आप उनके रिसर्च पेपर पढ़कर गए हो, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो, आप उनसे मेल कर रहे हो, जब आप उनसे बात करोगे तो आपके पास उनके से बात करने के लिए चीज़ें होंगी कि यस सर मैंने आपकी ये रिसर्च पेपर पढ़ा है, यस सर मैंने आपका ये सारी चीज़ें जो है पढ़ी है। आप उनसे बात कर सकते हो। पता चला आपने कोई रिसर्च पेपर उनका पढ़ा ही नहीं, वो बोलते जा रहे हो और आप बस सुनते जा रहे हो, तो प्रोफेसर नहीं इंटरेस्टेड होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके रिसर्च पेपर्स जो है पढ़ के जाओ। उनको कॉन्टैक्ट करो और मीट करो अगर पॉसिबल है तो। अगर गाइड एग्री करता है तो वो ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट करेगा ही करेगा एप्लीकेशन को। नहीं एग्री करता है तो उसमें तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर वो एग्री करेगा तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अब फेलोशिप जो है वो डिपेंड करेगी फंडिंग के ऊपर। अगर आपके यहाँ जेआरएफ है तो फिर तो आपको जेआरएफ मिलेगा, अगर आपके पास नेट एलएस है या फिर कैटेगरी 3 है तो जो भी फंडिंग होगी वो आपको उस कंडीशन में मिल जाएगी। नेक्स्ट चीज, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपका जेआरएफ है तो जेआरएफ में क्या होगा, जेआरएफ में अगर आपका सीएसआई नेट जेआरएफ है तो ऑब्वियसली बात है आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। पर उसमें भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट प्रोफेसर को कांटेक्ट करो अच्छे से, वो आपको एक अपर हैंड देगा ही देगा। आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करेगी जो यूनिवर्सिटी है वो, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जब आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट कर रखा होगा तो प्रोफेसर आपको पहचान जाएगा, हाँ भाई ये वही स्टूडेंट। फिर जो आपका सिलेक्शन होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा रिसर्च अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि हर एक प्रोफेसर यही चाहेगा कि हमारे पास जो कैंडिडेट आए वो एक ऐसा आए तो रिसर्च समझ में आ रही है, जो मैं कर रहा हूँ वो उसे समझ आ रहा है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है और आप इस लैब में फिट कितने। अगर आपकी यहाँ पर नॉन नेट हो, जेआरएफ आपका क्वालिफाई नहीं है, अगर आपका मतलब सिर्फ नेट है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी हो, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में बेसिकली आपको यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करना होगा। लेकिन इस कंडीशन में डेफिनेटली ये हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में बैठो। आपको डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि बोला जाए कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आप बैठो, बट उस कंडीशन में भी प्रोफेसर को कांटेक्ट आपको करना ही। इंस्टीट्यूशन लेवल सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर आप वही हो एलएस हो और आपके पास कोई जेआरएफ नहीं है तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, समटाइम्स होता है, और आपका इंटरव्यू तो होगा ही होगा। रिटर्न टेस्ट अगर आपका होगा तो सीएसआई नेट के सिलेबस के बेसिस पे ही होगा। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है वो रिटर्न टेस्ट भी नहीं लेंगे, वो बोलेंगे कि आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ जाओ, वो आपका रिटर्न टेस्ट भी नहीं लेंगे। फिर आपको वही सेम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपके नेट के क्वालिफिकेशन की वजह से, बेसिस पे, एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे और सुपरवाइजर प्रोजेक्ट जो भी अवेलेबल है उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। वंस अगेन प्रोफेसर से पहले से कांटेक्ट किया हो तो बेटर। इसमें जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है गवर्नमेंट से जो भी उस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल रखी है उसके हिसाब से आपको फेलोशिप मिलेगी। इस कंडीशन में डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो आपके मनपसंद लैब को, साइंटिस्ट को, सीवी भेजो, रिसर्च इंटरेस्ट भेजो, आपका मोटिवेशन भेजो। अगर प्रोजेक्ट की फंडिंग होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए भी डायरेक्टली कॉल आ सकता है। अगर आप पीएचडी ओनली कैंडिडेट हो, यानी कि आपके पास सिर्फ पीएचडी, आपके पास कोई जेआरएफ नहीं है, तभी भी आप पीएचडी एडमिशन के लिए जा सकते हो, बट इसमें फिर आपको इंस्टीट्यूशन बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास जेआरएफ तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आईआईटीज में, आईसर्स में, सीएसआर लैब्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह में। जैसे अगर हम आईआईटीज वगैरह की बात करें, आईसर्स की बात करें, इनके पास बहुत अच्छी खासी फंडिंग होती है, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आपके पास फंडिंग है या नहीं है। ये चाहते हैं कि आप जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हो वो इनके पास है। हो सकता है कि आपका सीएसआर में जेआरएफ ना हो लेकिन आपको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये ऐसे कैंडिडेट्स को डेफिनेटली चूज करेंगे अगर उन्हें रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसी स्टूडेंट को, और कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इस कंडीशन में डू नॉट रिसीव जेआरएफ ऑटोमेटिकली, आपको जेआरएफ फेलोशिप ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी, डेफिनेटली सी बात है जो इंस्टीट्यूट की फंडिंग होगी वो आपको मिलेगी। इन अप्लाई टू इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग पीएचडी प्रोग्राम्स, तो पीएचडी प्रोग्राम्स जो है उनके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पीएचडी एडवर्टीजमेंट जैसे कि मैंने कहा जैन फेब सेशन के लिए आते हैं, जुलाई सेशन के लिए आते हैं, 2 बार आते हैं, तो आपको चेक करते रहना चाहिए और सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट्स देखने चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड।
वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या-क्या चाहिए, आपका नेट का सर्टिफिकेट, कोई और एग्जाम क्लियर है तो वो, मार्कशीट, सीवी और एसओपी आपको चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको बनाना पड़ेगा कि भाई आप क्यों इंटरेस्टेड हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको बिल्कुल थोड़ा-सा अपने बारे में लिखना होता है, अगर आपने कोई रिसर्च किया तो उसके बारे में लिखना होता है, और जो भी प्रोफेसर के लिए अंडर आप अप्लाई करना चाहते हो, उनके साथ आपकी रिसर्च कैसे मेल खाती है, उसके बारे में थोड़ा-सा लिखना होता है, और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनके रिसर्च। बिल्कुल छोटा-सा, बहुत लंबा-चौड़ा एसओपी नहीं लिखना होता। मोस्टली जो एसओपीज़ होते हैं उसमें मेंशन्ड होते हैं कितने वर्ड्स में उन्हें एसओपी चाहिए, वो मेंशन्ड होगी। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू में फैकल्टी बैठी होगी, सुपरवाइजर्स बैठे होंगे। इस कंडीशन में आपकी सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी कैसी है, रिसर्च की तरफ आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपके यहाँ पर जो भी आपने एरिया चूज किया, फॉर एग्जांपल कैंसर बायोलॉजी चूज किया तो उससे रिलेटेड आपकी क्या रिसर्च है, आप साइंटिफिकली कितना सोच सकते हो, आप क्या सोच सकते हो उसमें मैं क्या रिसर्च कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी गाइड होगा वो ये चाहेगा कि आप उसको मदद करो, कि आप उसको गाइड करो, आप उसे थोड़ा सा विजन दो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको यही बोला कि पोटेंशियल सुपरवाइजर को जरूर कांटेक्ट करो, ये बहुत रिकमेंडेड है दोस्तों, ये जरूर आप करिएगा। उन्हें मेल भेजिए, उन्हें रिसर्च इंटरेस्ट भेजिए, और बार बार मेल मत भेजिए, एक बार भेजिए। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो उनको जरूर होगा, और अगर आपको पॉसिबल है तो आप उनसे मिलकर भी आइए, तो वो आपको यहाँ पर एक अपर हैंड दे सकते हैं। अब फंडिंग आफ्टर सिलेक्शन, अगर आपका पास कोई जेआरएफ नहीं है तो इस कंडीशन में इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल सकती है, आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप मिल सकती है, गवर्नमेंट स्कीम्स मिल सकते हैं अगर वो अवेलेबल होगी, और फंडिंग डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट पॉलिसी, इंस्टीट्यूट कैसा और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट कैसा। आप जितनी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप आईआईटीज आईसर्स में जाओगे तो वहां पर और अच्छा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होता है उसमें फंडिंग का इशू भी हो सकता है। जितना अच्छा इंस्टीट्यूट होगा वहां पर फंडिंग के इश्यूज के चांसेस उतने कम होंगे, क्योंकि आपके पास खुद का जेआरएफ नहीं है। नेट और नॉन जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए जहां पर फंडिंग का इशू ना हो, तो उसके लिए वहां के सीनियर से भी कॉन्टेक्ट कीजिए कि भाई यहाँ पर मैं इनके जेआर या नॉन, मेरे पास जेआरएफ नहीं है और मैं इनके थ्रू आ रही हूँ, तो फंडिंग का कोई इशू वगैरह होता है। फिर आपका फाइनल एडमिशन होगा। इंटरव्यू के बाद आपको एक एडमिशन ऑफर मिल जाएगा, आपको पीएचडी स्कॉलर में रजिस्टर किया जाएगा, रिसर्च ग्रुप आप ज्वाइन कर। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें यहाँ पर करनी है दोस्तों। नेट आपको, रिटर्न टेस्ट आपको सिर्फ तभी देना होगा अगर आप जेआरएफ नहीं है, वो भी हर एक कंडीशन में नहीं देना होता। अगर आप जेआरएफ है तो आपको ये नहीं देना। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर आप दोस्तों अप्लाई करते हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें क्लैरिटी ही नहीं होती कि मैम करना क्या है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट आ रही है, आप चाहते हो कि मैम आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ जो हमें हेल्प करेगा, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत 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 सारी हेल्प मिलेगी। ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इससे हेल्प मिली या फिर नहीं मिली। और इसके अलावा अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जून 2026 के लिए न्यूक्लियस बैच अवेलेबल है, आप उसके साथ जुड़ सकते हो। दिसंबर 2026 के लिए न्यूक्लियस 2.0 बैच है, वो भी आप जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।